मित्रों नमस्कार। आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आज हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण पर चर्चा करेंगे। विदेशी यात्री जो हमारे भारत में विदेशी यात्री आए और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उनसे जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो हमारे विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत आएगा। देखिए, विदेशी यात्रियों में यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, अन्य लेखक, विदेशी यात्रियों को हम इन भागों में बांट सकते हैं। यूनानी रोमन लेखकों की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद चीनी लेखकों के बारे में जानेंगे, अरबी लेखक, अन्य लेखक। देखिए, इनमें जो हैं हेरोडोटस, टेसियस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस, हेरोडेटस, टेसियस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस आदि जो हैं आते हैं। इन्होंने घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया है और हेरोडोटस जो हैं ये हिस्ट्री के जनक, इतिहास के जनक इन्हीं को बोला जाता है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक बोला जाता है हेरोडोटस। टेसियस ईरान का राजवैद्य, और टेसियस ने जो भारत का वर्णन किया है वो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से किया है। तो बहुत आश्चर्यजनक वर्णन इसने किया है, तो जिससे वो उतना विश्वसनीय नहीं है, लेकिन इसने भारत के बारे में लिखा है। अब हम आ जाते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सेल्यूकस निकेटर जो है राजा बना। तो सेल्यूकस ने भारत पर जो सिकंदर द्वारा जीते गए भूभाग था उसको इसने पुनः जीतने के लिए आक्रमण किया। तो पहले जब सिकंदर के समय में जब भारत था तो भारत जो है टूटा बिखरा हुआ था, मतलब कई महाजनपदों में बटा हुआ था। तो जिस कारण से भारत को आराम से विजित करना आसान होता था, लेकिन फिर भी उस समय विजय नहीं हो पाई थी। लेकिन जब सेल्यूकस आया भारत पे आक्रमण करने, तो उस समय भारत जो है चंद्रगुप्त मौर्य भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था। तो सेल्यूकस की उसमें हार हुई। 305 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और सेल्यूकस की हार हुई। हार होने वाली थी, उसने संधि कर लिया कहते हैं। तो संधि जब किया तो उसने अपनी पुत्री, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और एक राजदूत जो सेल्यूकस निकेटर के तरफ से रहा पाटलिपुत्र में, उसी का नाम है मेगास्थनीज। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक था। इसकी जो पुस्तक है वो इंडिका है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था ये रहा पाटलिपुत्र में।
तो कई वर्षों तक रहा, तो उसने इंडिका पुस्तक जो लिखी है उससे हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन और वहाँ का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब जो विवरण हैं उसका विवरण जो हमें मिलता है। डाइमेकस, ये सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था, और ये जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, ये मौर्य वंश के द्वितीय शासक। डायोनिसियस, तो डायोनिसियस जो था मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के शासन काल में आया था। ये जो डायोनिसियस है ये मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के शासनकाल में आया था। ये मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और ये अशोक के शासनकाल में आया था, अशोक के राज दरबार में ये आया था। और जो डायोनिसियस के पहले जो हमने बात किया था डाइमेकस की, तो डाइमेकस जो है वो सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था, वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था, बिंदुसार के राज दरबार में उपस्थित हुआ था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, ये एक पुस्तक है, इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, अभी मालूम नहीं, पता नहीं चला है, अज्ञात है। ये जो पुस्तक है महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में जो हमें है भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है, भारतीय बंदरगाहों की जानकारी प्राप्त होती है 80 ईस्वी के समय का, 80 AD के समय का भारतीय बंदरगाहों की जानकारी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी पुस्तक से हमें प्राप्त होती है। प्लिनी की जो पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में जो हमें जानकारी मिलती है भारतीय वनस्पति, इससे हमें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है। चीनी लेखकों में हमें फाहियान, वैनसांग, इत्सिंग, संयुगन, फाहियान है, फाहियान। देखिए फाहियान जो है ये एक चीनी लेखक था, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये विक्रमादित्य इनकी उपाधि है। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है
फोग्यूजी। इसकी पुस्तक का नाम फोग्यूजी है। गुप्त काल की जानकारी हमें मिलती है इसके विवरण से, खासकर मध्य प्रदेश की जानकारी मिलती है। और इसने जो है मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बतलाया है। गुप्त काल की हमें जानकारी मिलती है और मध्य प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। और फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बतलाया है। व्हेनसांग हर्ष के शासन काल में आया था, हर्ष के समय में। इसकी जो पुस्तक है शियुकी है, शियुकी। ये हर्ष जो है वर्धन वंश के शासक थे, हर्षवर्धन, उन्हीं के समय में आया था। इसकी पुस्तक शियुकी है। और व्हेनसांग जो है इसका बहुत आदर सत्कार हर्ष ने किया था, राजा हर्ष ने। इसको जो प्रयाग में हर्ष का एक प्रयाग में जो महामोक्ष परिषद और प्रत्येक 5वें वर्ष में जो आयोजन किया जाता था प्रयाग में, उसमें व्हेनसांग को प्रमुख बनाया गया था। और शियुकी जो पुस्तक है इससे हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। हर्षकालीन, हर्ष के समय में जो व्यवस्था थी, सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक, उन सभी की जानकारी हमें इसके पुस्तक शियुकी से प्राप्त होती है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा विश्वविद्यालय में, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पहले अध्ययन किया, पढ़ा वहाँ पे, फिर उसके बाद अध्यापन का कार्य इसने किया, पढ़ाया वहाँ पे व्हेनसांग ने। जब ये अध्ययन किया था उस समय कुलपति जो थे समकालीन, वो थे आचार्य शीलभद्र इत सिंह। तो देखिए जो इत सिंह था ये भी चीनी लेखक है, चीनी यात्री है। इत सिंह जो है ये 7वीं सदी के अंत में आया था, 7वीं सदी के अंत में आया था। और इत सिंह, इससे जो जानकारी हमें मिलती है तो उस समय के भारत, मतलब कि समकालीन भारत और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जानकारी हमें मिलती है। और ये एक चीनी यात्री के साथ साथ ये अनुवादक भी था, मतलब ये चीनी यात्री भी था और अनुवादक भी ये था। संयुग्न, देखिए जो संयुग्न है ये 518 ईस्वी में भारत आया था। और 3 वर्षों की यात्रा के दौरान इसने बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण किया। 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की जानकारियां इसने इकट्ठा की संयुग्न ने। मित्रों, हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के में अब हम लोग अरबी लेखकों के बारे में चर्चा करेंगे। अरबी लेखक प्रमुख हैं, वो हैं अल-बरूनी, इब्न बतूता। इनके अतिरिक्त जो है फरिश्ता, सुलेमान, ये सब भी अरबी लेखक में ही आते हैं। तो हम लोग अल-बरूनी के बारे में जानेंगे। महमूद गजनवी, तो ये महमूद गजनवी के साथ
भारत आया। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। कौन? अलबरूनी। और अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी है, इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद मतलब ये है कि भारत की खोज, भारत की खोज। इसको किताब उल हिंद भी बोलते हैं। किताब उल हिंद भी बोलते हैं। और इसकी पुस्तक जो तहकीक हिंद है, इसमें 80 अध्याय हैं और ये किस भाषा में है? तो ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। लिखी हुई है। इससे हमें जो जानकारी मिलती है, तो अलबरूनी जब भारत में आया महमूद गजनवी के साथ, तो भारत में जो भी प्रचलन में था, जो भी यहाँ के मतलब संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसके बारे में इसने वर्णन किया। तो भारतीय संस्कृति सभ्यता का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ जो है राजपूत कालीन, उस समय राजपूतों का शासन था भारत में, तो राजपूत कालीन स्थितियां, जो भी राजपूत कालीन स्थितियां थीं, मतलब सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक। तो राजपूत काल में जो सामाजिक राजनीतिक जो स्थितियां परिस्थितियां थी, उसका वर्णन किया। इसकी पुस्तक तहकीक हिंद में मिलता है। और भारतीय संस्कृति सभ्यता का वर्णन मिलता है। राजपूत कालीन स्थितियां। और देखिए, ये जो अलबरूनी जो हैं, ये अरबी लेखकों में इनका नाम जो है ये प्रमुख है। इब्न बतूता। तो देखिए, इब्न बतूता जो है ये मोरक्को यात्री है। मोरक्को का से अभिप्राय ये है, मोरक्को मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जगह है ये मोरक्को नामक। तो वहीं का ये यात्री था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय का था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय का। इसकी जो पुस्तक है, रिहला नाम है उसका, रिहला। ये अरबी भाषा में है। और हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं इस पुस्तक से, दिल्ली सल्तनत की जानकारी, दिल्ली सल्तनत की जानकारी, और 14वीं शताब्दी, 14वीं सदी की परिस्थितियों का वर्णन। देखिए, जो विशेष बात है इब्न बतूता के बारे में, इसके बारे में विशेष जानना जरूरी है, वो ये है कि 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। तो देखिए, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त
किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि इब्न बतूता जो था ये भाई लेखक था, विद्वान था, तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब ये है कि न्यायाधीश जिसको बोलते हैं। ये हमें विशेष जानकारी इब्न बतूता के बारे में मिलती है। अब हम लोग अगर अरबी लेखकों में बात करें तो फरिश्ता हैं, सुलेमान हैं, हसन निजामी हैं, ये सब भी अरबी लेखक हैं। हम लोग अब अन्य लेखकों के बारे में जानेंगे। देखिए, हम लोग यूनानी रोमन यात्रियों के बारे में जान लिए, चीनी यात्रियों के बारे में जान लिए, अरबी लेखकों के बारे में भी चर्चा कर लिए। अब कुछ अन्य लेखक जो हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, अन्य लेखकों में एक तिब्बती लेखक हैं, तिब्बत के। तो तिब्बती लेखक में जो हैं उनका नाम है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तिब्बती लेखकों में। इनकी जो है पुस्तक है कंग्यूर तंग्यूर, कंग्यूर व तंग्यूर, ये इनकी जो है पुस्तक है। देखिए, तिब्बती लेखकों में लामा तारानाथ का नाम प्रमुख है। इनकी पुस्तक कंग्यूर या तंग्यूर है, कंग्यूर व तंग्यूर। इनकी पुस्तक कंग्यूर व तंग्यूर है। इनकी पुस्तक से भी हमें जो है जानकारियाँ मिलती हैं। और इनके अलावा जो है मार्को पोलो, मार्को पोलो का नाम हम लोग सुने ही हैं। तो जो मार्को पोलो है इससे भी जानकारी मिलती है। तो है ये एक यात्री था कि 11वीं सदी के अंत में, 11वीं सदी, इसने पांड्य राज्य की यात्रा किया था। पांड्य राज्य की यात्रा किया 11वीं सदी के अंत में। तो इससे जो है भाई यात्रा किया तो हमें जानकारी मिलेगा ही। तो पांड्य राज्य की जानकारी हमें मिलती है इसके विवरण से। ये पांड्य राज्य है क्या? तो दक्षिण भारत में जो वंश थे चेल, चोल, पांड्य, तो वही पांड्य राज्य है। उसकी इसने यात्रा किया 11वीं सदी के अंत में। तो पांड्य राज्य की हमें जानकारी मिलती है मार्को पोलो से, पांड्य इतिहास की जानकारी। देखिए मित्रों, हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत स्रोत की चर्चा कर रहे हैं। तो स्रोत के अंतर्गत देखिए हमने साहित्यिक स्रोत भी जान लिया, पुरातात्विक भी जान लिया, विदेशी यात्रियों का विवरण भी। तो ये कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप से सबके बारे में जान लिए हैं।